हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं बैक टू स्कूल पर। मेरा नाम विप्लव है और मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं सीटेट एग्जाम में आने वाले सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे ही आएंगे 2020 में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की तो अपने आप को आजमाइएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। देखूंगा कितने पानी में हैं आप, तो एक बार जल्दी से आ जाएं और मुझे बताइए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं। जैसे ही आप आएंगे दोस्तों मुझे बताइएगा। आज की इस क्लास में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, सबको नमस्कार दोस्तों, सबको नमस्ते। जल्दी से आए आप एक बार। और आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे और आज मैं टारगेट करूंगा ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा आपके एग्जाम में आए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सामने बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग हमारी बैक टू स्कूल की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं? गूगल के प्ले स्टोर से। वहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं 3-3 हज़ार की, सिर्फ 300 पर मंथ के हिसाब से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। वहाँ पर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अभी मॉक टेस्ट पर और नोट्स पर काम चल रहा था, तो आपके लिए नोट्स और मॉक टेस्ट भारी मात्रा में डाले जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ मैं डेली लाइव में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस है दोस्तों, ये भी आपकी ऐप में है। तो जल्दी से आप दोस्तों आएँ और फिर नोट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए चीज़ें ले आएँ। फिर हम अपनी क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबको नमस्कार दोस्तों, सबको नमस्ते। जल्दी आएँ आप। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा मुझे। और आज से दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियोस की भरमार मैं शुरू करने वाला हूँ, तो जल्दी से आएँ। फिर हम अभी अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जल्दी आएँ। हाँ जी, तो चलिए, अब मेरी नज़रें बनी हुई हैं आपके कमेंट्स पर। कल क्लास नहीं हुई थी आपकी क्योंकि मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उनके काम करने पड़ते हैं यार। फादर की तबीयत ऐसी रहती है तो आई हैव टू डू द वर्क। मैं सब कुछ चीज़ें साइड में कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पाता, तो मैं नहीं करता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में, तो मुझे करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, आपके कमेंट्स तो मैं देख ही पा रहा हूँ, तो शुरुआत करते हैं भाई। चलिए जी, 30 क्वेश्चन होंगे और आपको डेली आना है अब लाइव में। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए जी, सबको नमस्ते जी, सबको नमस्कार। गुलशाद मलिक, आपका नाम बोला मैंने, मेरी नज़र रहती है। अब सीधा ध्यान आपका पढ़ाई के ऊपर। बातें भी करूंगा आपसे, लेकिन पढ़ाई पहले। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे अच्छी है? यानी कि आप एक नर्सरी क्लास के टीचर हैं, तो आप शुरुआत करने के लिए, नए नए बच्चे आए हैं, और तो सबसे कंफर्टेबल किस चीज़ के बारे में वो बताने के लिए होंगे? बताइए, किस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे? थीम क्या होगी नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए? 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक जैसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो। पहला जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है स्क्रीन पर दोस्तों, वो दिया जा रहा है मेरा प्रिय मित्र, यानी कि माय फ्रेंड। ओके, चलिए। सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है मेरा पड़ोस, यानी कि माय नेबरहुड या माय सराउंडिंग्स। तीसरा दिया जा रहा है मेरा परिवार, यानी कि माय फैमिली, या फिर मेरा विद्यालय, माय स्कूल। व्हाट इज द राइट आंसर? ओहो, स्क्रीन पर वो चल रहा है क्या पीछे? शिट मैन, सॉरी। बताइए, क्वेश्चन अब शो हो गया। मैं भी सोचूं यार क्या हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए जी, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, या फिर मेरा विद्यालय? हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा, टेंशन नॉट। आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए, कक्षा में बच्चे हैं नर्सरी क्लास में, और नर्सरी क्लास के बच्चे कैसे होते हैं? काफ़ी छोटे होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा फेमिलियर किस चीज़ से होते हैं? अपने परिवार से। किससे फेमिलियर होते हैं? अपने परिवार से। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे मेरा परिवार, माय फैमिली।
क्योंकि अपने परिवार के बारे में बच्चे अवेयर होते हैं और सबसे कंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो शुरुआत मेरा परिवार से ही होगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, यानी कि आंसर तक आप पहुंचे, आपकी स्क्रीन पर आंसर है, तब तक मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके में हल्का सा चेंज ये किया करूंगा कि क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर हैं ही, तो आप उनको देखें, बाकी मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति कब हो सकती है, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो लर्निंग है, लर्निंग में प्रगति, यानी कि वो ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इन लर्निंग कब होगी, कब पॉसिबल है, पूछा गया है ये कब पॉसिबल होगा। पहला है उनकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, यानी कि आप डेली देखेंगे कि वो कितनी प्रगति कर रहे हैं। सेकंड है बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ उनके ऊपर सुधारात्मक कार्य उठाएं, यानी कि आप बच्चों की प्रगति को जांचें कि बच्चे ने कितना जो है सीखा है, इवेलुएट करें उस चीज को, और फिर आप क्या करें, जो कमियां निकले उनको सुधार दें, आप रेक्टिफाई कर दें। थर्ड है बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, यानी कि यू विल फोकस ऑन होमवर्क। और फोर्थ है बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। बताइए प्रगति कब हो सकती है, जल्दी से यहां पर आंसर को चूज करें। एवरीडे टाइम होता है हमारा 8:30। 8:30 के बाद दोस्तों डिपेंड करती है क्लास कब तक चले, 10 बजे तक भी चलती है, 9:30 बजे तक भी, डिपेंड करता है। इससे पहले हम जो है क्लास किस किन चीज़ों की ले चुके हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर आंसर चूज करें स्टूडेंट्स, आपको क्या लग रहा है जल्दी से। देखिए पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना छोटे बच्चों को, वो होता है कि आप उनका उपचारात्मक शिक्षण करते रहें दैनिक रूप से। अब देखिए यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, वहां से फिर आप आंसर की तरफ पहुंच ही जाओगे। देखो यहां पर एक चीज समझो स्टूडेंट्स कि जो टीचर होता है उसका रोल क्या होता है, टीचर का रोल क्या होता है, यानी कि उसकी भूमिका क्या होती है, भूमिका किसकी, टीचर की। टीचर के दोस्तों कई काम होते हैं, मान लो वो पढ़ाता नहीं है, वो बच्चों को सबसे पहले क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व से जब काम नहीं चलता तो वो उनका टेस्ट ले लेता है परखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा है, बस। यानी कि लर्निंग करने देगा, सबसे पहले ऑब्जर्व करता है फिर टेस्ट लेता है। ठीक है, टेस्ट लेने से उसको क्या पता लगता है, ऑब्जर्व करने से, टेस्ट लेने से बच्चे की क्षमताएं प्लस कमियां। यहां पर भी आप लोगों से गलतियां कराई जाती हैं कि जो आकलन होता है सॉरी, या जो बच्चे या जो टीचर टेस्ट लेता है वो किस लिए लेता है, वो दोस्तों इसलिए लेता है ताकि क्या हो सके, ताकि बच्चे की क्षमताएं और जो उनकी कमियां हैं दोस्तों वो दोनों पता लगती रहे। ठीक है, अब जब बच्चे की कमियां और उसकी जो है क्षमताएं पता लग गई टीचर को, एक सेकंड कमेंट नहीं देख पा रहा हूं आपके में, हाँ जी चलो चल रहा है लाइव, हाँ जी लाइव चल रहा है, मुझे लगा लाइव बंद हो गया बीच में। तो देखिए जब क्षमताएं और कमियां पता कर लेता है दोस्तों तो टीचर क्या क्या करता है। अब देखिए चीजें समझिए, आप फौरी तौर पर मत पढ़ा कीजिए। क्षमताएं जब पता कर लेता है तब क्षमताओं को क्या करता है, बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है ताकि क्षमताओं में और दक्षता आ सके। जब कमियां पता करता है तो उनको दूर करता है, तो दूर करता है। और ये सारा जो प्रोसेस होना चाहिए वो होना चाहिए डेली, जिसको CCE कहा गया है। और ये क्षमताएं और जो कमियां पता करेगा ना, ये किन किन चीजों में करेगा, देखिए आपको पूरी चीजें समझा दूंगा यहाँ पर डायग्राम बना के, तीनों क्षेत्रों में, कॉग्निटिव में भी, साइकोमोटर में भी और इफेक्टिव में भी। ये होता है पूरा प्रोसेस, टीचर का रोल ही ये है पूरा, जो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर समझाया है। एक बार फिर से आपको हाइलाइटर की मदद से समझा देता हूँ। देखिए मैं बताऊंगा टीचर का रोल क्या है। टीचर डेली ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके वो साइकोमोटर डेवलपमेंट कितना हुआ है, इफेक्टिव कितना हुआ है, यानी कि बच्चे का भावात्मक और मनोशारीरिक कितना विकास हुआ है, ये पता कर लेता है। क्षमताएं पता करने के लिए वो टेस्ट भी ले सकता है
वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मापने के लिए होता है। आपसे पूछा जाता है कि आप बच्चे का भावात्मक इफेक्टिव और बच्चे का मनोशारीरिक जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर मापते हैं? आप मापते हैं वो खेल के मैदान में। तो वो ऑब्जर्वेशन से काम चला लेता है टीचर, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मापने के लिए टेस्ट भी लेने पड़ते हैं। तो ऑब्जर्व करके टेस्ट लेके उनकी क्षमताएं और कमियां पता कर ली, क्षमताओं को और बढ़ावा देगा, कमियों को दूर कर देगा। ठीक है, ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। और आपका सीसीई से बनता है, आपका सी से बनता है कॉम्प्रिहेंसिव, और अरे उसको बोलते हैं, अरे जो डेली होता है और हर क्षेत्र में होता है, दिमाग से नाम निकल गया, अरे क्या नाम था, जल्दी से लिख के बताओ यार। सीसीई में क्यूमुलेटिव, हाँ क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि हर एक चीज का लगातार मापना, क्यूमुलेटिव। हाँ जी, इंग्लिश में थोड़ा सा कई वर्ड क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं माइंड से, तो क्यूमुलेटिव होता है। अब ये जो कमियां पता करके उनको दूर किया जाता है, ये होता है आपका रेमेडियल टीचिंग, और ये डेली होना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये होना चाहिए। इसके ऊपर ठप्पा कौन लगाता है अगर आपसे पूछे, तो इसके ऊपर ठप्पा लगाता है एनसीएफ 2005। ये पूरा सिस्टम है, एनसीएफ की सोच है ये। तो ये पूरा सिस्टम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस भी बोल देते हैं, क्यूमुलेटिव भी बोल देते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब वो लगातार करता है टीचर। ये जो पूरा सिस्टम ये लगातार करता है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है तीनों क्षेत्रों को इंक्लूड कर लेता है, किसी भी क्षेत्र को छोड़ता नहीं है। चलिए जी, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप सो। तो यहां पर आंसर आप क्या देंगे? यहां पर आंसर दोस्तों अब आपको डेफिनेटली पता चल गया कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ उनके सुधारात्मक कदम उठाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, क्लास में एक चीज हम किया करेंगे, क्वेश्चन लेके उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपके माइंड में बैठा दूंगा वो, ताकि फ्यूचर में जब आप आगे चलते रहें तो इजी हो आपके लिए। एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि आपको बताना है कि एनसीएफ के बारे में इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी देखते हैं। पहला है, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। आंसर चूज करिए दोस्तों आप जल्दी से। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे। देखिए एनसीएफ के बारे में तब तक आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपको जानकारी देता हूं। ये न्यूएस्ट दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट, किसका? इंडियन एजुकेशन का। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है, तो सबसे नवीनतम दस्तावेज ये एनसीएफ 2005 ही है दोस्तों। बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहां पर राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? आपके कमेंट देख रहा हूं, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं दोस्तों। इसमें भी आपके मिक्स्ड आंसर नहीं आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये एनसीएफ के बारे में। देखिए यहां पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है इसको तैयार एनसीईआरटी ने किया था, और भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुतियां प्रस्तुत करता है। संतुतियां का मतलब होता है कि ये आइडियाज देता रहता है कि कैसे भारत के एजुकेशन सिस्टम को हम बेटर कर सकते हैं। फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एनसीएफ इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। अब चलिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं यहां पर क्लासेस के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप तो पुराने स्टूडेंट है, पता ही है आपको, लेकिन कई नए स्टूडेंट भी आते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए फैमिली को बैक टू स्कूल की। तो हम लाइव क्लासेस में सिस्टम से चल रहे हैं। अब की बार हमने जो सीडीपी के लाइव क्लासेस ली हैं 2020 में लेटेस्ट, वो ये हमारी 8th क्लास है जो अभी फिलहाल चल रही है। हर एक क्लास में किसी में 20 किसी में 50 क्वेश्चन भी मैंने पूछ रखे हैं, लंबी लंबी क्लासेस हैं। एक हमने ली है हिंदी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी की भी हमने क्लासेस ली हैं। हिंदी पेडागोजी में दोस्तों हमने 2 क्लास ली हैं,
जिसमें एक में हमने 50 क्वेश्चन और एक में हमने 35-36 क्वेश्चन किए। तीसरी हमने मैथ्स पेडागोजी की क्लास ली है लाइव, उसकी हमने एक क्लास ली है। दिन में कभी भी लाइव हो जाता है, टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन रात का टाइम हमारा है 8:30 PM। 8:30 PM से दोस्तों डिपेंड करता है क्लास में क्वेश्चन कितने हैं और कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, उस हिसाब से टाइम खिंचता है। और ये चीज़ें होती हैं आपकी डेली। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो क्लास लीजिए। उसके अलावा दोस्तों हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, ऐप। थोड़ा सा प्रमोशन बनता है, 1 मिनट लूंगा बस आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर जबरदस्त नोट्स मिलते हैं आपको, और आपके जितने क्वेश्चन है जो मैं लेके आता हूं और लेके आऊंगा, ये आपकी ऐप में पहले से हैं। वहां पर प्रैक्टिस करें, जिस क्वेश्चन में डाउट हो यहां पर आकर क्लियर करें। ये हमारा पूरा सिस्टम है। एक बार ऐप इंस्टॉल करके देखें, इतना मटेरियल आपको मिलेगा, सीटेट को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको। अब सीधा ध्यान हमारा कहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसका आंसर आपको पता लग ही गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है दोस्तों, पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन है व्यक्ति के व्यक्तित्व का। केवल अनुवांशिकता, यानी कि सिर्फ हेरिडिटी। सेकंड ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा, यानी कि आपका एनवायरमेंट एंड एजुकेशन। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, लिख के ले लो। 100% चांस है इस क्वेश्चन के सीटेट 2020 में आने के। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। आंसर क्या होगा, देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। एक बार इसको समझ के छोड़ देंगे, आपको रीजन समझाता हूं क्यों। क्योंकि इसको बेस बनाकर जो अभी चीज समझाऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिनमें कंफ्यूज आप होते हो नहीं होगे। अब देखिए, मान लो मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मेरा नाम विप्लव है मान लो, ठीक है। अब मेरा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, वो 2 कारणों से हुआ है। एक तो एनवायरनमेंट और दूसरी है हेरिडिटी। अब देखिए इन दोनों का पर्सनैलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, मानव की अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी के लिए दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज की क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होगी, मजा आ जाएगा आपको। डीप लेके चलता हूं चलो आपको। आज पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि। बुद्धि होता है, जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब देखिए, इंटेलिजेंस में भी जो पर्सनैलिटी का मेन पार्ट है आपका, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन होती है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है। मान लीजिए विप्लव हूं मैं, मेरी जितनी इंटेलिजेंस की जो लिमिट है, यानी कि मेरी इंटेलिजेंस की जो लिमिट है ना दोस्तों, लिमिट को सेट करने का काम कौन करता है, हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी पहले ही ये सेट कर चुकी है कि मेरी इंटेलिजेंस कितनी हो सकती है, यानी कि सेट कर देती है लिमिट को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका एनवायरनमेंट निभाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे निभाएगा, हेरिडिटी ने तो हमारी लिमिट ही सेट कर दी। एनवायरनमेंट ये डिसाइड करता है कि आप उस लिमिट तक पहुंचोगे या नहीं, पहुंचोगे या नहीं। यानी कि मान लो मेरे अंदर इतनी बुद्धि है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे एनवायरनमेंट ना दिया हो, मैं अच्छे स्कूल में ना गया हूं, अच्छे टीचर से ना पढ़ा हूं, तो क्या मैं अपने हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल पर पहुंच पाऊंगा?
नहीं पहुंच पाऊंगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बुद्धि होती है दोस्तों, वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी की अंत्य क्रिया का परिणाम है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब हुआ इंटेलिजेंस बराबर हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट। नहीं, मल्टीप्लीकेशन आएगा। कई बार क्वेश्चन भी आता है, क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब बुद्धि में, अब आप सिस्टम समझ गए, यानी कि आपकी जितनी बुद्धि है उसकी लिमिट सेट करती है हेरिडिटी, लेकिन आप उस लिमिट तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, वो डिसाइडिंग फैक्टर है कौन सा? एनवायरमेंट। तो इसीलिए दोस्तों एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों बुद्धि हुई जो आपकी पर्सनैलिटी को क्या करती है? डिसाइड करती है, और उसमें दोनों की भूमिका हो गई। ऐसी दोस्तों दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी में। दूसरे तरीके से सोचने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में, और उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए जरूरी है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल व्यू, यानी कि आप दिखते कैसे। तो उसमें भी दोस्तों एनवायरमेंट और हेरिडिटी एक बहुत तगड़ा रोल प्ले करती है। कई तो जन्मजात सुंदर होते हैं दोस्तों, और कई एनवायरमेंट में काफ़ी चीज़ें यूज़ करके, मान लो दो बंदे हैं, एक जैसे, देखो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो बुरा लग सकता है, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन एक 24 घंटे एसी में रहने वाला और एक 24 घंटे मजदूरी करने वाला आदमी, ठीक है, क्यों फ़र्क पड़ रहा है फिजिकल व्यू में? एनवायरनमेंट की वजह से। कई लोग होते हैं कद काठी में पैदा होते ही काफ़ी लंबे लंबे, कई होते हैं जो घुटके रह जाते हैं। अब देखो, मैं अपने आप को सलमान खान नहीं कह रहा हूं, मैं बस समझा रहा हूं, क्योंकि लोग इस बात को भी नेगेटिव पकड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों पर्सनैलिटी के जितने भी फैक्टर होंगे उसमें ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी, एनवायरमेंट भी और हेरिडिटी भी। लेकिन जो मेन दो चीज थी, बुद्धि और आपकी फिजिकल व्यू, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसीलिए यहां पर आंसर आएगा सी। आई होप कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली आ रही है। हाँ जी सर, आज आपका यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या करें यार, यूट्यूब नहीं भेजता है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा काम करते रहेंगे। कब तक आवाज दबाएगा? जब यूट्यूब आवाज दबाए तो उस टाइम पर आपकी आवाज उठनी चाहिए, लाइक बराबर चलने चाहिए और शेयर नहीं रुकने चाहिए। वही लास्ट है ऑप्शन मेरे पास, और वही चीज मोटिवेशन देता है, और आप लोग करते भी हैं शेयर सबसे ज्यादा। समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंगित करने का मतलब होता है इंडिकेट, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज को इंडिकेट करती है? हाँ जी, पहला है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक। पृथक का मतलब होता है सेपरेट, पृथक का मतलब हुआ सेपरेट। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, यानी कि सेम फैसिलिटी, सभी बच्चों के लिए सेम फैसिलिटी। आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? अब सेम फैसिलिटी को देखकर ही कई बच्चे फिसल जाएंगे इस ऑप्शन की तरफ। सेम फैसिलिटी कैसे दे दोगे आप? एक सामान्य बच्चे का कंपैरिजन करो एक विशिष्ट बच्चे के साथ। क्या विशिष्ट बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं नहीं देनी पड़ेगी ताकि वो समान बच्चों के कंफर्ट लेवल में आए? तो एक समान कैसे दे सकते हो आप? ऑप्शन नंबर सी तो आप चूज ही नहीं कर सकते। थोड़ा दिमाग भी लगाओ ना। मुझे पता है जल्दी होती है आपको एग्जाम में आंसर देने की, लेकिन यहां पर कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से आंसर देखो। आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। हाँ जी, बी आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि स्पेशल बच्चे। अब एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं। अब मुझे पता है जो ये मैं चीज बताऊंगा 20 से 25 परसेंट स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, 80% को पता होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं बस एक, मुझे वैसे पता है ज्ञानी लोग तो हैं आप। इंक्लूसिव एजुकेशन में दो तरीके के बच्चे होंगे, सामान्य प्लस विशिष्ट। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो कई प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बच्चे में दोस्तों आपके
पिछड़े बच्चे भी आएंगे, आपके जो स्पेशल चाइल्ड का जो आप टैग देते हो उसमें आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आते हैं। ये रेड कलर गलती से यूज हो गया, आगे से नहीं करूंगा, सॉरी, क्योंकि आंखों में चुभता है फिर, वरना ब्लैक बोर्ड में तो मजा आ जाता है। यानी कि आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि जो सामान्य बच्चे से अलग तरीके के हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे वंचित समूह के हो, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। और इनके लिए दोस्तों सेम मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या कही गई थी, वो ये कही गई थी कि इनके लिए आप सेम स्कूल रखेंगे, सेम स्कूल, और जो स्पेशल बच्चे होंगे उनको सेम फैसिलिटीज नहीं, एडिशनल फैसिलिटीज देंगे। चलिए, लेकिन कई ऐसे भी एजुकेशन सिस्टम होते हैं कि सामान्य और विशिष्ट बच्चे सेम स्कूल में पढ़े लेकिन फैसिलिटीज ना हो, वो फिर आपकी हो जाती है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड, वो फिर इंक्लूसिव नहीं होती। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, यानी कि एक टीचर है वो अपने बच्चों में क्या डेवलप करना चाहता है, सोशल वैल्यूज। बताइए दोस्तों कैसे डेवलप कर सकता है सोशल वैल्यूज। पहला, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। अनुभूति का मतलब होता है फीलिंग। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कोई भी फीलिंग पैदा नहीं कर सकता टीचर। आज तक आपके दिल में डिसिप्लिन की फीलिंग पैदा कर दी हो तो बता दो, नहीं, कोई भी नहीं मिला मुझे। आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। मैंने चारों पर कांटा लगाया आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक पर से कांटा हटाओ, किस पर से हटाओगे, बताओ किस पर से हटा दूं। आदर्श रूप से बर्ताव करके। अब अपना मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, और खुशी होती है जब मैं ये एग्जाम्पल देता हूं। एक टीचर अगर चाहता है कि सोशल वैल्यूज या फिर मोरल वैल्यूज, कुछ भी बोल सकते हैं आप इन्हें, इफेक्टिव डेवलपमेंट होता है इनसे। आप चाहते हैं कि सोशल वैल्यूज या मोरल वैल्यूज बढ़ाए तो टीचर को आदर्श रूप से बर्ताव करना पड़ेगा। मान लो ऐसा नहीं है कि मान लो आप एक टीचर हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बैलेंस्ड डाइट, और आपने कहा कि तली हुई चीजें नहीं खानी है, और आपका 4th पीरियड था। जैसे ही घंटी बजी रिसेस की, आपने कहा कि राजू उठ 4 समोसे लेके आ, तो क्या बच्चे उस चीज को फॉलो करेंगे? बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको आदर्श रूप से बर्ताव करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर टीचर की किसी भी बात का फर्क तब पड़ता है जब वो बच्चा खुद ऑब्जर्व करता है टीचर को कि टीचर भी खुद ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो टीचर बच्चे को ये कभी नहीं सिखा सकता कि अपने से बड़ों के पैर छुओ जब तक अब वो खुद टीचर अपने से बड़ों के पैर नहीं छूता हो। दिस इज द हार्श रियलिटी। इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन के रूप में भी पुटअप किया जाता है कि आदर्श रूप से आपको बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी कि वो कंफ्यूज होता है। सो को क्या पढ़ता है? वॉस, और न्यूक्लियर को क्या पढ़ता है? अनक्लियर। तो आप मुझे बताइए कि बच्चे को कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। अब ये सारी की सारी जो 4 ऑप्शन दे रखा है यह है लर्निंग डिसेबिलिटी। और यहां से भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2020 में पक्का है, सीटेट 2020 में। बताइए, आंसर आएगा डिसलेक्सिया। इस क्वेश्चन के आने के चांस हमेशा 100% रहते हैं और ये आता भी है। तो यहां पर आंसर क्या लिख लोगे? डिसलेक्सिया। चलो आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैलियों में अंतर का कारण क्या हो सकता है? यहां पर एक वर्ड है, अगर आपने इसको समझ लिया या आप इसके बारे में जानते हैं तो आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। लर्निंग शैली का मतलब होता है दोस्तों लर्निंग स्टाइल।
अब काफी मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में बात की है, लेकिन कोल्ब ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की है। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों की सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से लर्निंग स्टाइल में फर्क आता है। सेकंड है कि बच्चों के अंदर जो उनके मेंटल प्रोसेस होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, जो उनकी विचार नीति है, उसके कारण उनके लर्निंग स्टाइल अलग होते हैं। तीसरा है परिवार की आर्थिक स्थिति, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली, या फिर बच्चे का लालन पालन। बताइए, लालन पालन का मतलब होता है यानी कि बच्चे ने का जो अब तक लालन पालन किया है, निर्वाह किया है उसके माँ बाप ने, उसकी वजह से लर्निंग स्टाइल अलग है। आंसर चूज करें, क्या होगा? यार 8th का सी कैसे हो सकता है लर्निंग स्टाइल में? अब देखो समझो यार, यहां पर ये तो आंसर में सोचने की बात ही नहीं थी यार कुछ भी। देखो मान लो 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और आपका रोहित, ये 3 नाम मान लिए हमने। मान लो जो राम है दोस्तों, वो सीखता है किसी भी चीज को देखकर, श्याम सीखता है किसी भी चीज को सुनकर प्लस देखकर प्लस करके, लर्निंग बाय डूइंग से। जो रोहित है दोस्तों, वो भी देखकर सीख सकता है, उसको सुनना भी है और वो करके भी सीखता है, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं आता है, इसलिए टीचर को उसे दोबारा सिखाना पड़ता है। तो हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन, इसका रीजन उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं। तो हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। किस चीज में विशिष्ट होता है? सीखने के तरीके में प्लस सीखने की गति में, यानी कि रेट ऑफ लर्निंग में, एंड हाउ ही लर्न, टाइप ऑफ लर्निंग में अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, और शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह किस चीज को दर्शाता है? आज का दिन याद कर लो, और जो 5 जुलाई आएगी, 5 जुलाई जब आपका एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन आएगा 100%, क्योंकि जेंडर बायसनेस से क्वेश्चन आता है। इसीलिए दोस्तों जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं डेली इंक्लूड करता हूं हर एक उसमें। तो यहां से ये क्वेश्चन 100% आएगा। आज तक की हिस्ट्री में पूछा गया सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये जेंडर बायसनेस का, क्योंकि सीटेट में स्पेसिफिक जो एरियाज होते हैं उनको भी हाईलाइट किया जाता है कि लर्निंग से इतने आएंगे और स्पेशल एजुकेशन से इतने आएंगे, जेंडर बायसनेस से इतने आएंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मान लो कि सिंगिंग कंपटीशन है, वहां पर सिंगिंग का कंपटीशन है, ठीक है, वहां पर सिर्फ गर्ल्स को अलाउ किया जा रहा है। तो ये क्या है आप मुझे बताइए? ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आ जाएगा। उन्होंने सोचा है कि सिर्फ लड़कियां ही गा सकती हैं, लड़के नहीं गा सकते, यानी कि उन्होंने सेक्स के आधार पर एक अवधारणा बना ली है पहले से ही कि ऐसा होगा वैसा नहीं होगा। यानी कि अगर आप लड़कों को प्रमोट करेंगे सिंगिंग में, वो तो फटे हुए स्पीकर की तरह होते हैं, उन्हें मत गवाओ, सिर्फ लड़कियों को गवाओ क्योंकि वो सुरीली होती हैं। ये सोचना है अगर किसी का, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पर, क्योंकि सेक्स को लेकर डिफरेंशिएट कर दिया गया है और पहले से ही एक थिंकिंग बना ली गई है पूर्वाग्रह कि ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यानी कि आपको बताना है कि डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है, बताइए। अब जल्दी जल्दी में आप क्या करते हैं,
जहां पर नहीं का जो ऑप्शन होता है उसको भूल जाते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत है ये कि जो डेवलपमेंट होगा वो एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, स्टेजेस में होगा, और ये निरंतर चलता रहेगा। कब से कब तक? गर्भ धारण से मृत्यु तक। जब आप अपनी माता के पेट में आए तब से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी आपका डेवलपमेंट होगा। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, इसमें भी नहीं दे दिया तो ये गलत है। देखिए, विकास 3 क्षेत्रों में होता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, और ये इंटरकनेक्टेड होती है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मेंटल नहीं होगा, अगर मेंटल नहीं हुआ तो इफेक्टिव नहीं होगा, अगर इफेक्टिव नहीं हुआ तो कॉग्निटिव नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, तीनों का विकास होना जरूरी है। यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इट इज नेसेसरी। तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। सभी की विकास की दरें समान नहीं होती, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, 3 क्षेत्रों में व्यक्ति सीखते हैं, 3 में से किसी न किसी क्षेत्र में आप दूसरे व्यक्ति से सीखने में कहीं आगे होंगे, कहीं पीछे होंगे। सेम टू सेम आप नहीं मिल सकते, इसलिए रेट ऑफ लर्निंग और आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग, एबिलिटी ऑफ लर्निंग, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, A to Z चीजें अलग होंगी आपकी। तो सी बिल्कुल ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी कि रेखीय का मतलब यहां पर क्या है? रेखीय का मतलब होता है लीनियर। क्या होता है दोस्तों? लीनियर। यानी कि आपका डेवलपमेंट एक लाइन में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कभी आप ज्यादा डेवलप करेंगे, कभी नीचे आ जाएंगे, कभी ज्यादा करेंगे, कभी नीचे आ जाएंगे, कभी ज्यादा, कभी नीचे। तो ये भी नहीं होगा, आंसर सी आएगा। आंसर तक पहुंच रहे हैं ना आप? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मुझे ये बता दो कि कितने स्टूडेंट नए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब प्रमोट करता है यार वीडियोस को दूसरे उन तक, बच्चों तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं यार किस जन्म की खुंदक निकाल रहा है। और ऐसा होता है यूट्यूब एल्गोरिदम की वजह से। लेकिन तो मुझे बताओ कितने स्टूडेंट नए हो यार? एक सेकेंड, 11th का आंसर तब तक आप सोल्व करके निकालो, तब तक मैं जानना चाहता हूं। बताइए। न्यू स्टूडेंट, चलिए जी, सिर्फ 1-2 का ही नाम आ रहा है। नाम नहीं लूंगा, वरना जो नए भी नहीं है ना वो भी लिखने के हम नए हैं, हम नए हैं, हमारा नाम लो। चालू हो तो आप, मैं भी उतना ही हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या गेम खेलते हैं। हाँ जी, चलिए जी, आपका नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन पढ़ रहा हूं मैं। चलिए जी, हम काफी दिन के बाद आए हैं। क्या बात है जी, डेली आए, पढ़ें आप जम के। देखिए, सबसे ऊपर जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे ऊपर आपकी मानसिक आयु MA आ जाएगी, उसके नीचे CA। ठीक, आपको याद रखना, MA करने वालों के नीचे CA काम करते हैं। रियलिटी भी है। MA/CA मान सकते हो वैसे, गुना में 100, इस पे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन लड़ना नहीं है। 12 गुना में 10 गुना में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 120 आ गया IQ। आंसर A आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। MA/CA गुना में 100, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुना में 100, इस तरीके से। चलिए जी, सर हिमांशी मैम के फादर नहीं रहे, क्या आप उनके सपोर्ट में 2 लाइन नहीं बोलेंगे? हाँ, मैंने देखा यार, बहुत दुख हुआ ये जान के। और आपके साथ एक मैं चीज़ शेयर भी करना चाहता हूँ यार। जो मेरे फादर है वो भी टीचर थे और उनकी भी इलेक्शन में ड्यूटी आई हुई थी। और आपको पता है मेरे फादर का भी अभी ऑपरेशन हुआ था, तो हमने भी भाई 3-4 दिन बहुत चक्कर काटे किसी तरीके से इलेक्शन ड्यूटी कट जाए, और उनकी हालत भी नहीं थी वहाँ जाने की। तो ये जो सिस्टम था दोस्तों, टीचर्स को तो परेशान कर ही रखा है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है वो। इवन हमसे तो मतलब अब बहुत आगे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अच्छा काम भी कर रही है। तो यही चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है यार। अब मेरे फादर परेशान है तो मैं यूट्यूब पे काम नहीं करता हूँ, सारा टाइम उनको देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होने के बाद जब
इट्स वेरी टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब आप किसी यार ऐसा जब होता है तो कुछ बचता नहीं बोलने के लिए, तो बहुत दुख की बात है। लेकिन जहाँ तक आप उनका काम को भी देखते हो तो डेफिनेटली शी विल बाउंस बैक, यही बात मैं कहना चाहूँगा। और बाकी यार कुछ बोलो ऐसे में तो हमेशा यही है कि सपोर्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, चाहे कोई भी हो दोस्तों। और इवन मेरा जो थिंकिंग थी, आपने पूछा तो मैंने बताया कि बहुत मैं चाहूँगा कि और अच्छा काम करें, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही चाहा होगा कि जो उनकी लड़की है वो और आगे बढ़े। और डेफिनेटली जिस तरीके से वो काम कर रही है शी विल डू बेटर, और अच्छे तरीके से। तो जैसा था पहले वैसा तो नहीं हो सकता है, बट आई विश हर स्ट्रेंथ। ठीक है, अपनी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बताइए, आंसर बताइए क्या होगा यहां पर। मेरी ड्यूटी नहीं लगी, अपने फादर की बात बता रहा था मैं। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। और यह सबकी लाइफ के फंडे अलग है, तो मैं गवर्नमेंट टीचिंग की तरफ नहीं अग्रसर होना चाहता। छोटे बच्चों की बजाय मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रह के काफ़ी खुश हूँ। आई लव व्हाट आई डू। आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जानना जरूरी है, यहां पर आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आंसर आएगा संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण, हाँ जी, ये फर्स्ट ही होता है बच्चे की लाइफ में। ठीक है, और ये 0 से लगभग 2 साल के बीच के अंदर ही संवेदी परक चरण रहता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। और जो शुरुआती चरण रहता है दोस्तों, उसमें लर्निंग पावर और लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यानी कि एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर से सीखता है पंक्चुअलिटी, यानी कि डेली टाइम पर आना चाहिए। तो ये किस चीज का उदाहरण है, किस चीज का एग्जाम्पल है? बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए। आंसर बताइए क्या होगा। वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या अधिगम अंतरण का? बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। जानना चाहता हूं आप लोगों से आंसर, जल्दी से चूज करके बताएं, तब तक आपके कमेंट देख लेता हूं मैं हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये टेंशन ना लो आप, एक्सप्लेन तो करूंगा ही मैं। देखो, प्रेक्षण का मतलब होता है, आप वर्ड की तरफ जाए, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण का इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आंसर बी होगा यहां पर। ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था तब क्या समझाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे टीचर को देखते हैं। देखो, समोसे वाला एग्जाम्पल दिया था कि क्लास खत्म हुई, कुछ पढ़ाकर हटे, बैलेंस डाइट, और बोला यार समोसे ले आ। तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे ने सुना कुछ, समझा कुछ और देखा कुछ। बच्चे ने देखा कि उसका टीचर हमेशा टाइम पर आता है, तो वो भी टाइम पर आया। तो मैंने क्या बोला था, आदर्श रूप में आपको बर्ताव करना पड़ेगा। तो बच्चे ने टाइम पर आना कैसे सीखा, टीचर को देखकर। तो ये प्रेक्षणात्मक अधिगम हुआ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर। चलिए जी, व्यवहार का करना पक्ष किस चीज में आता है? यानी कि बिहेवियर का जो करना पक्ष है, यानी कि जो डूइंग है,
देखिए, बिहेवियर में हम देखते हैं, बिहेवियर में हम समझते हैं और फिर हम कई चीज़ों को करते भी हैं। तो ये जो डूइंग है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आता है? आंसर चूज करें आप दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सीखने के गतिक क्षेत्र की तरफ इशारा करता है, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र की तरफ इशारा करता है, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की तरफ इशारा करता है, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र की तरफ इशारा करता है। आंसर बताइए कि बिहेवियर में ये जो डूइंग है दोस्तों, ये किस एरिया में आता है? मुझे आप बताइए। देखिए, आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा ये। 14th का डी कैसे आएगा यार? डूइंग। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप किसी काम को करते हो तो हाथ पैर तो ज्यादातर हिलाते हो ना, हाथ पैर तो हिलाते हो ना भाई, या सोचने सोचने से हो जाता है? काश यार पिज्जा खा लेता मैं। तो बनाना पड़ेगा, कहोगे नहीं बनाऊंगा, तो स्विगी से मंगाने के लिए, मोबाइल उठाने के लिए हाथों का यूज करना पड़ेगा। तो जो सोचना समझना कॉग्निटिव में आता है, दुखी होना मनोवैज्ञानिक उसमें आता है, भावात्मक क्षेत्र के अंदर आता है कि आप किसी की हेल्प करते हैं, या मतलब कि भावात्मक क्षेत्र का मतलब होता है इफेक्टिव तौर से आपके अंदर कोई मोरल चीज़ आ जाती है। आप जैसे टीचर को देखकर कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं कि मुझे टाइम पर जाना चाहिए XYZ। लेकिन जो डूइंग पक्ष है वो गतिक कौशल में आएगा, क्योंकि आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। सर आपने जीके की क्लास क्यों बंद कर दी? दोबारा से चालू करूंगा। प्यार बनाए रखें, सीधी सी बात है। जितना ज़्यादा प्यार सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा क्लासेस दूंगा आपको। उस टाइम पर आपको पता था दोस्तों कि क्लासेस की इतनी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, और बहुत ऐसे रीज़न होते हैं जिनको मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है? तो जितना बन पड़ता है उतना करता हूँ। 8:30 पर डेली क्लास होगी। जीके की क्लास को मैं रिज्यूम कर दूंगा काफ़ी जल्दी। चलो, कल से जीके की वीडियो आपको मिल जाएगी डेफिनेटली, ये प्रॉमिस रहा मेरा। चलो, आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस चीज़ की ओर संकेत करती है? यानी कि बच्चों की जो मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों, वो किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करती है? पहला है बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों का सोशल और इकोनॉमिकल लेवल क्या है, सोशल और इकोनॉमिकल, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिस की जरूरत है, सीखने की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ लर्निंग है। देखिए, कभी भी सीखने की अनुपस्थिति नहीं होती, आप कुछ न कुछ तो सीखते ही हैं। आंसर बताइए क्या होगा? कई लोग बोलेंगे यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होगा। यांत्रिक अभ्यास करवाया जाता है। मान लो बच्चा क्वेश्चन 4+5 9 क्यों आया ऐसे सीख नहीं पा रहा है, तो क्या आप बच्चे को क्या बोलोगे? 4+9, बार बार नो लिखो, बार बार नो लिखो, बार बार नो लिखो, बार बार नो लिखो, ऐसा बोलोगे? नहीं। यांत्रिक अभ्यास करवाया जाता है जब आपको सुलेख बेटर करना हो, जब बच्चे का आपको सुलेख ठीक करना हो, तब बार बार यांत्रिक अभ्यास करवाया जाता है। किसी चीज को याद करवाना हो, वैसे तो याद नहीं करवाया जाता, लेकिन यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपको रिपीटिशन की आवश्यकता हो किसी चीज में। लेकिन यहां पर तो बच्चे गलतियां करते हैं। तो जो गलतियां करते हैं ना दोस्तों, वो ये बताता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। मान लो आपने बच्चे को बोलकर चीजें समझाई, ठीक है, और उसमें से 30 बच्चों में से 10 बच्चों ने गलतियां की, तो वो जो 10 बच्चे हैं, आपको पता लग गया कि वो बच्चे सिर्फ बोलकर नहीं समझेंगे, उनको डेमो भी देना पड़ेगा। फिर उन 10 बच्चों में से 4 बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया, तो फिर उनको खुद करवाना पड़ेगा, तब सब बच्चों को समझ में आएगा। तो जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो इंडिकेट करते हैं कि वो सीखेंगे कैसे, क्योंकि टीचर शुरुआत में बेसिक चीज से समझाएगा। जितने बच्चों को समझ में आया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया उनके लिए दूसरा तरीका, जिनको पहले समझ में आ गया था उनको और अच्छे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लगेंगे फिर आपको, अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो। देखिए, सुपर टेट हो, MP टेट हो,
यूपी टेट हो, एस टेट हो, किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो, ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हर एक स्टेट का बच्चा सेम डेवलप करता है। अपने माइंड में ये डालो, हर एक पेपर में सीडीपी आता है। तो ये फुलिश चीज लगती है मुझे, आपको कोई ये चीज बताता नहीं है, क्योंकि सेम चीज को पहले यूपी टेट लिख के दिखाएंगे, फिर सी टेट लिख के दिखाएंगे, फिर ऑल टेट लिख के दिखाएंगे। भाई आप ये बताओ, यूपी का बच्चा, एमपी का बच्चा, दिल्ली का बच्चा या भारत के किसी भी राज्य का बच्चा अलग डेवलप करेगा क्या? सेम डेवलप करेगा। तो ये चीजें जो चाइल्ड डेवलपमेंट की होंगी वो सेम होंगी हर एग्जाम में। आप ये चीजें थोड़ा सा समझें, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रीट में भी आएगा ना? बिल्कुल आएगा। राजस्थान के बच्चे सेम डेवलप करते हैं। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, यानी कि जो काम को आसान करते, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, या नियंत्रणकर्ता की? आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए, एज ए टीचर आपको चीजें सुगमकर्ता की भूमिका के रूप में करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों दो चीज होती है, एक होती है टीचिंग, एक होती है लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अपनाते हैं तो टीचिंग तो होगी नहीं, तो क्या होगी? लर्निंग होगी। लर्निंग होगी तो बच्चे खुद सीखेंगे, और टीचर को पढ़ाना तो है नहीं, इसलिए जब बच्चे खुद सीखेंगे तो उनको जो प्रॉब्लम आएंगी उनको दूर करना है बस टीचर को। तो इसलिए सुगमकर्ता की एक भूमिका निभाएगा। टीचर ऑब्जर्व करेगा बच्चों को, उनका टेस्ट ले भी सकता है, और फिर देखेगा कि जो लर्निंग में दिक्कत आ रही है उन लर्निंग की दिक्कत को दूर करे। सुगमकर्ता, ऑप्शन नंबर है। 17th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? बताइए। सूक्ष्म गतिक कौशल, अब देखिए, एक तो होता है फाइन मोटर स्किल, इसको क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि ऐसी शारीरिक गतिविधि जिसको करने में आपकी कम मांसपेशियां या एक से अधिक या कम मांसपेशियां हो यूज, वो होता है फाइन मोटर स्किल। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल होता है जिसमें बहुत सारी मांसपेशियां आपकी शरीर की शामिल हो जाए। मान लीजिए आप रनिंग करते हैं, आप दौड़ते हैं, आप किसी चीज पर चढ़ते हैं, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल होगा। लेकिन जब आप लिखते हैं तो ये फाइन मोटर स्किल होगा। तो फाइन मोटर स्किल कौन सा है? आपका लिखना, क्योंकि जो मांसपेशियां होती हैं शरीर की वो ना मात्र की यहां पर होती हैं। चलिए, अब देखिए 500 तो अभी देख रहे हैं, कुछ बंदे देख के निकल भी गए होंगे और लाइक्स कम मिलेंगे। नहीं, क्या बात है, बराबर है, प्यार पूरा दे रखा है आज आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने एक चीज देखी दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वरना ये बात गलत होगी कि थैंक यू भी ना बोलूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने एक वीडियो में पीछे बोला था कि आपको उसे शेयर करना है, तो बहुत सारे लोगों ने उसे शेयर किया। मैंने जब अपना स्टैट्स देखे तो उसमें से लगभग 50% ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को सपोर्ट किया। तो जो आज की ये वीडियो है उसको भी आप लाइक तो कर ही रहे हैं, बाद में ये यहाँ पर नहीं, जब वीडियो ओवर हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर ज़रूर लिखेंगे। एक ये चीज़ आपको आज से करनी है, और फिर आज की इस वीडियो पे भी आप शेयर ज़रूर कर देना यार एक बार। FB पे यूज़ कर, FB पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जिस भी चीज़ पे आप यूज़ करते हो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पर, यानी कि बच्चों के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए या कहाँ पर बच्चे सिर्फ लर्निंग कर सकते हैं? रेनू बाला, आपका नाम बोला मैंने। उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान जहां पर मिलता है, यानी कि जहां पर उनके एक्सपीरियंस और उनकी फीलिंग्स को उचित स्थान मिले, वहां पर उन्हें खेलने का मौका मिले, वहां पर उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन हो। बताइए। अब देखिए, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक लड़की या लड़का, किसी का भी नाम दे देंगे और ये बोल दिया जाएगा कि वो स्कूल में बातें करता है लेकिन घर पर बातें नहीं करता।
इसका मतलब क्या हुआ कि घर के अंदर उसके विचारों को मान्यता नहीं दी जा रही, लेकिन स्कूल के अंदर उसकी बातें सुनता भी है, टीचर उसकी बात सुनते हैं, उसके सहपाठी क्लासमेट्स उसकी बात सुनते हैं, उसके विचारों को मान्यता देते हैं, उसके थॉट को वैल्यू करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, लर्निंग के लिए बच्चे को कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, जहाँ पर उसका ध्यान सिर्फ लर्निंग की तरफ ही रहे, क्योंकि टीचिंग तो करनी नहीं है, बच्चा खुद लर्निंग करेगा। तो जहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर बच्चे के एक्सपीरियंसेस को वैल्यू किया जाए, यानी कि उसके अनुभवों को जो है वैल्यू करे और उसकी फीलिंग्स की भी कदर की जाए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको दोबारा समझाया जाए, ऐसा नहीं कि बोला जाए कि तू तो बेवकूफ़ है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू करती हैं। तो अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। भावनाओं को उचित स्थान मिलने का मतलब हुआ कि कभी कभार जब चीज़ें समझ में ना आए तो वो बोले सर नहीं आ रही समझ में, मुझसे नहीं हो रहा, तो करवाओ ना। 4 बार आप समझाओ, बच्चे से नहीं हो, बोले तेरे बस की नहीं है, आपने ऐसा बोला, और ख़त्म कहानी वहीं पर। बच्चे के अंदर चीज़ आ जाएगी कि हाँ मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो इसीलिए उसके एक्सपीरियंस और उसकी फीलिंग को उचित स्थान देना ज़रूरी है, इसलिए ये बेटर है। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर आंसर। स्माइली एंजल। अब मैं ऐसा सेलिब्रिटी सुपरस्टार तो हूँ नहीं यार, जिसकी ज़बान से अगर आपका नाम निकल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़िए आप बस, नाम वाम तो दोस्तों चलते रहते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैंने रेमेडियल टीचिंग आपको पिछली क्लास में समझाई थी बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बताया था रेमेडियल टीचिंग करते वक्त पहले तो करता है निदान, यानी कि डायग्नोस, यानी कि बच्चे को कोई चीज पढ़ाई, उसको क्या समझ में नहीं आया उसको पता करना। फिर उसके बाद उपचार, जैसे कि एक बीमार आदमी गया कि सांस नहीं आ रही है डॉक्टर जी, तो डॉक्टर ने चेक किया और पता किया उसे सर्दी लग गई है, तो उसने डायग्नोस किया। जैसे कि एक बच्चे के टेस्ट, मैथ के टेस्ट के अंदर आए, पहाड़ों का टेस्ट था, 10 में से 2 नंबर, तो टीचर को पता करना था 8 नंबर क्यों नहीं आए। तो सबसे पहले उसने डायग्नोस किया, पता किया, जो कमी निकली उसका उपचार किया, उसकी रेमेडी की। तो सबसे पहले निदान होता है, फिर उपचार होता है। तो निदान के बाद उपचार किया जाएगा, डायग्नोस के बाद रेमेडी की जाएगी। जिसको डिटेल से ये टॉपिक समझना है, पिछली क्लास में समझाया था। तो आंसर क्या होगा? समुचित उपचारात्मक कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यह बहुत क्वालिटी वाला क्वेश्चन था, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोस होता है, फिर रेमेडी होती है। यानी कि पहले आप कारण पता करेंगे कि क्या समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, फिर उसके बाद उस चीज़ को समझा देंगे। तो पहले निदान और उसके बाद उपचार, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और डेली आए आप यार, अच्छा लगेगा मुझे। पैर सो गया यार, शिट सॉरी, 1 सेकेंड यार, पैर के ऊपर लैपटॉप रखा यार, काफ़ी देर हो गया ना। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, थैंक यू। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, यानी कि पहली और दूसरी के जो बच्चे होते हैं, पहला है अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं। अमूर्त अनुभव का मतलब हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से सीख जाएंगे। मूर्त अनुभव से सीखते हैं, कंक्रीट एग्जाम्पल से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं या लिखकर सीखते हैं। आंसर बताओ क्या होगा। देखिए यहां पर सिस्टम में आपको बता देता हूं क्या है, समझना जरूरी है। मान लो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे, और बात किसकी हो रही है, लर्निंग की। तो उसके अंदर आपको एक चीज बता देता हूं कैसे समझाएंगे। आप बच्चों को मूर्त अनुभव देंगे। मूर्त अनुभव यानी कि मान लो आपको बच्चे को ए पढ़ाना है, तो ए पढ़ाने के लिए आप एप्पल लिखेंगे और नीचे एप्पल का चित्र भी बनाएंगे। तो ये चित्र बनाना और ये एप्पल को कनेक्ट करना, ये क्या हो गया,
ये आपने बच्चे को मूर्त अनुभव दिया। ठीक है, क्योंकि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनको देखकर धीरे धीरे होता है काफी, तो बच्चे को पहले मूर्त अनुभव आप प्रदान करेंगे जितने छोटे बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि मूर्त अनुभव जब आप देते हैं तो आप बच्चे को एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं। तो छोटे बच्चों के उसमें मूर्त अनुभव देंगे। बच्चे को हमेशा पूर्व ज्ञान जांच कर नॉलेज देंगे, और इसीलिए आप आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको बच्चों को बहुत सारे क्या देने पड़ेंगे किसी चीज को समझाने के लिए? उदाहरण, एग्जाम्पल। ये पूरा सिस्टम होता है और कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेगा, मूर्त अनुभव किसे दोगे? छोटे बच्चों को दोगे। क्यों देना जरूरी है? ताकि बच्चे की लर्निंग अच्छी हो जाए। छोटे बच्चों की किस चीज को माप कर आप ज्ञान दोगे? पूर्व ज्ञान को माप कर। कौन सी विधि अपनाओगे? आगमन विधि। क्यों अपनाओगे? उदाहरण देने पड़ते हैं। क्यों उदाहरण देने पड़ते हैं? क्योंकि बच्चों को मूर्त अनुभव चाहिए। तो ये सारी बातें इधर उधर से निकालकर क्वेश्चन फॉर्म कर देगा, आंसर आपको दे देना है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? बच्चे जो होते हैं वो मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। कंक्रीट एग्जाम्पल आपको देना पड़ता है, जैसा मैंने एग्जाम्पल आपको देकर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपकी कोचिंग कहां पर है? यूट्यूब पर। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? यानी कि अगर आप एक ही टाइम पर बात करें दो चीजों की, अगर आप एक ही टाइम पर बात करें एजुकेशन की, और आप उसी टाइम बात करें हैं सोशलाइजेशन की, तो आप मुझे बताइए कि क्या मतलब है? एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या समाज में बड़ों का सम्मान करना। आंसर बताइए दोस्तों यहां पर क्या होगा? यार पड़ोस में शादी थी, खाना खाया था क्लास लेने से पहले ही, ताकि बाद में क्लास लूंगा। लेकिन यार हमेशा मेरी आदत क्या रहती थी कि मैं क्लास लेकर ही रात को बाद में खाना खाता था। तो अब मेरे को यार 1 घंटा क्लास लेते लेते लग गई भूख। घर वाले इस टाइम पर सो जाते हैं, करना पड़ेगा कुछ। लेकिन अभी भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, तब तक जो पेट में चूहे वो खेल रहे हैं ना कबड्डी, वो रग्बी खेलने लग जाएंगे इतनी देर में। लेकिन कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अब मैं आप लोगों को अनुकूलन और समायोजन एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट में अनुकूलन करने लग जाते हैं और समायोजन करने लग जाते हैं। अब देखिए, आपको अनुकूलन और समायोजन के बारे में एक अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना चाहता हूं। आप लोगों ने बुक के अंदर ये दोनों कंसेप्ट पढ़े होंगे, आप लोगों ने समझे भी होंगे ये चीजें, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग आपको नजरिया देना चाहता हूं। देखो, जीन प्याजे से क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो ये कंसेप्ट देखो एक बार। दो चीजें आपने देखा होगा, अनुकूलन और दूसरा होता है समायोजन। अब देखिए, इन दोनों चीजों को समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और मैं कनेक्शन इसका बैठाऊंगा स्कीमा से। स्कीमा का मतलब होता है आपकी नॉलेज। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको जितनी नॉलेज है वो आपकी स्कीमा है, जितनी आपकी नॉलेज है। ओके, तो डेली क्या होता है, आप कुछ न कुछ चीजें सीखते रहते हैं, तो आपकी स्कीमा में चेंज होता रहता है। तो मान लो एक लड़का है राम, ये देखो राम। ओके, राम गया पहली बार स्कूल में, फर्स्ट टाइम स्कूल में गया, और उसने देखा कि स्कूल के अंदर बच्चों को डायरी लिखनी पड़ती है, डायरी यूज करनी पड़ती है।
डायरी यूज करनी पड़ती है। तो राम ने आज तक क्या कभी डायरी यूज की थी? उसने डायरी यूज नहीं की थी। तो एक चीज याद रखना कि जब व्यक्ति इस धरती पर आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, तो वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट करता है। तो क्या राम के स्कीमा के अंदर वो चीज थी कि कैसे डायरी लिखनी है? नहीं थी। यानी कि किसी भी चीज में जब आप एडजस्ट करने में नाकामयाब हो जाते हो अपनी स्कीमा के कारण, उस टाइम पर आपको समायोजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से उस चीज को देखो, यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर करके मैं समझाऊंगा। देखो ये वाले एग्जांपल से, वो राम जब स्कूल में गया दोस्तों, तो उसे डायरी लिखनी नहीं आती थी। तो उसकी जो स्कीमा थी उससे बाहर की बात थी। तो वो एडजस्ट नहीं कर पाया, वो अडेप्ट नहीं कर पाया पहली बारी में। लेकिन उसने ये चीज क्या की? ऑब्जर्व की बार बार। लेकिन जब दूसरे दिन वो गया या तीसरे दिन जब वो गया, तो उसने उस चीज को क्या कर लिया? डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उसने पहले क्या किया? उसने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से पहले उस चीज को सोल्व करने की कोशिश की। तो ह्यूमन सबसे पहले अपने स्कीमा के हिसाब से किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मौके पर एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो वो नई चीज को सीखता है और उस हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेता है। ओके, और अपनी स्कीमा में चेंज कर लेता है। ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करते हैं। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है लर्निंग की एक समान गति पर बल दे, यानी कि सेम स्पीड से पढ़ाना चाहिए। सेकंड है कठोर अनुशासन लगाना चाहिए, यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए क्लासरूम के ऊपर, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट हो। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दे, यानी कि जो एग्जाम्स हो वो ज्यादा कर देने चाहिए। सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, यानी कि वेरियस आप एक्सपीरियंस दे बच्चों को, यानी कि बच्चों को फिल्म भी दिखाएं, बच्चों को बाहर भी लेकर जाएं, बच्चों को डेमो भी दें और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के मौके भी दें। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए आंसर आएगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। 100% एग्जाम में आया भी है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाओं में सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। आपने देखा कि एक टीचर किसी भी चीज का डायरेक्ट आंसर आप नहीं देती है। मान लो बच्चे वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट खुद ब खुद वाटर के बारे में नहीं बताएगी। वो किस किस चीज में इंडल्ज करती है? ग्रुप डिस्कशन में। वो पीयर लर्निंग को बढ़ावा देती है। पीयर लर्निंग के लिए कैसे ग्रुप बनते हैं? हेट्रोजीनियस। क्यों बनते हैं मैंने आपको कल बताया था। किस चीज के ऊपर जोर दे रही है? सक्रिय भागीदारी के ऊपर, यानी कि बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर। टीचर को चौधरी नहीं बनना है, बच्चों को लर्निंग करने देनी है, तो बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो टीचर ये मेक श्योर करेगा कि हर एक बच्चा बढ़ चढ़कर ग्रुप डिस्कशन में, पीयर लर्निंग में। पीयर लर्निंग का मतलब होता है, मान लो बच्चे 2 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। कुछ बच्चों को 15 बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, 15 बच्चों को हिंदी नहीं आती। ग्रुप बना दिया, आपस में बैठकर पढ़ लेंगे। तो अलग अलग जरूरतों वाले बच्चों का ग्रुप बनाया, इसलिए हेट्रोजीनियस ग्रुप बनते हैं जब भी पीयर लर्निंग होती है। तो
एक्टिव पार्टिसिपेशन को मेक श्योर कर रही है, ताकि बच्चे आपस में इंटरेक्शन से पढ़ें, अपने आप कुछ चीजें नहीं करके देना चाहती। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? देखिए, मैंने जब आपको लैंग्वेज पेडागोजी की क्लास दी थी तब कहा था कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली क्लास में, मेगा क्लास में 50 क्वेश्चन कराए थे, उससे अगली क्लास में 35 क्वेश्चन कराए थे। अगली क्लास में मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो हमारा थर्ड लाइव होगा, और वो कल या परसों में होगा, और टाइम वही रहेगा 8:30। देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए मैंने 2020 में क्लासेस चालू कर दी हैं। देखिए, LSRW, सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर आप लिखेंगे। LSRW, इसी क्रम में दोस्तों भाषा के कौशल डेवलप होते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं 100% क्यों बोल रहा हूं इस क्वेश्चन का, तो इसकी जगह पर एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर ये आएगा कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जन्म से कोई बच्चा सुन नहीं पाता है तो बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, उस तरीके से। तो इसी तरीके से दोस्तों इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक स्किल आया तो दूसरा स्किल आएगा, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं ये, तो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में है, किसी भी राज्य का टेट एग्जाम में। नेक्स्ट, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? यानी कि टीचर को दिक्कत है कि बच्चे अपना इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल दे, यानी कि अपने पढ़ाने का तरीका बदल दे, टीचिंग मेथड। दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए या कक्षा में कोई और कार्य आरंभ करते। अब मुझे पता है आप पहले और दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर क्या होगा। मान लो कोई टीचर पहले लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, तो फिर अगर वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर लेता है तो उसने क्या किया, अपना टीचिंग मेथड बदला, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा शिक्षण विधि बदल दे। अब देखिए, अलग अलग शिक्षण विधियां जब आप प्रयोग करते हैं तो वो क्लासरूम के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेटिस्फाई भी करती हैं, हर एक तरीके से सीखने वाले बच्चे को सीखने के मौके भी देते हैं। अगर वो सीखने में कोई गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को रेक्टिफाई भी कर देता है टीचर, क्योंकि अलग अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाएगा तो पता लगेगा कि कितने तरीकों से सीखने वाले बच्चे आपकी क्लासरूम में हैं। तो जब बोरियत महसूस होगी तो शिक्षण विधि को बदल देगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लासरूम के अंदर 1-2 घंटे की क्लास हो तो टीचर बीच बीच में मजाक करता रहता है, ताकि बच्चों को बोरियत का महसूस ना हो। तो इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस करता रहता है। और ये दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बीच बीच में करेगा तो क्या हो जाता है, मान लो मैं लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा हूं, बीच में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया, तो मैंने क्या किया है, मैंने आपका एक टीचिंग मेथड से दूसरे टीचिंग मेथड पर स्विच किया है। ऐसे ही होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से, बच्चे की नीड के हिसाब से, टीचर के कंफर्ट लेवल के हिसाब से भी, कई बार पार्ट के नेचर के हिसाब से, नेचर ऑफ लेक्चर, यानी कि जो आप चीज़ पढ़ा रहे हो, कंटेंट पढ़ा रहे हो, उसका नेचर कैसा है, आपको किस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। कई चीज़ों के लिए डेमो देना पड़ेगा, कई चीज़ों के लिए आपको उस जगह पर ले जाना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सारी आपको क्वेश्चन, सारी चीज़ें ऐप में है, नोट्स भी आपको ऐप में मिले हैं, मेरे द्वारा सारी चीज़ें आपके उसमें मिलेगी, तो इंस्टॉल जरूर करें आपको। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? अब बच्चों के मोरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा तो कोहलबर्ग के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो सीटेट, एचटेट, एमपीटेट, यूपीटेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो कोहलबर्ग का क्वेश्चन तो आप लिख के चलो, मनोवैज्ञानिक तो वैसे ही राज करते हैं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, आप बच्चे को अगर बचपन से ही उनके साथ बात करोगे कि क्या चीज़ें ठीक नहीं है, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए समाज में, आपको क्या लगता है, छोटे बच्चे हैं तो उनसे, छोटे बच्चों को या बैठा कर उनसे पूछने लग जाए कि बेटा आपको क्या लगता है कि एक अच्छे बच्चे को कैसे रहना चाहिए। टाइम टाइम पर आप उन्हें डिस्कशन के अंदर इंडल्ज करें फैमिली के अंदर,
तो इस तरीके से आप उन्हें नैतिक मुद्दों के ऊपर जो है अवेयर कर सकते हैं। वरना अगर आप बच्चे को बोलो कि ये नहीं करना है तो बच्चा करेगा। कहते ना, हंटर के डर से तो शेर भी रिंग मास्टर के काबू में आ जाता है। तो वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन वो काबू में नहीं आता। तो नैतिक मुद्दों पर जितना उन्हें इंक्लूड करोगे उतना ही उसके ऊपर मॉरली इफेक्ट पड़ेगा। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करोगे ताकि उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो। धार्मिक शिक्षा देके कोई फायदा नहीं, स्पष्ट नियम बता दो उसे तोड़ देगा। व्यवहार कैसा किया जाना चाहिए, कठोर निर्देश दे लो। आप बताओ, आप में से सबको कठोर निर्देश मिले होंगे, ऐसा कभी जिंदगी में हुआ है कि आपने उन्हें ना तोड़ा हो? तोड़ा होगा। तो आंसर आएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज लाइक एवरीवन। हाँ जी, प्लीज लाइक एवरीवन। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? इसमें भी सीटेट वाले आपको दो एग्जाम्पल में फंसा देते हैं, दो ऑप्शन में। शिक्षण विधियों में समक्षता और विषय का ज्ञान, यानी कि अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, यानी कि हाई फाई लैंग्वेज होनी चाहिए उसकी। अगर हिंदी में पढ़ाता हो तो वो निम्न प्रकार के शब्दों का चुनाव कर ही नहीं सकता। अगर वो इंग्लिश में पढ़ा रहा हो तो टिप टॉप वोकैबुलरी होनी चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, यानी कि उसे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मर रहा है वो पढ़ाने के लिए कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। और लास्ट है धैर्य और लगन, यानी कि एक टीचर के अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए और उसके अंदर लगन होनी चाहिए कि मैं बच्चे को सिखाकर ही उठूंगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं यार, चलो इसका आंसर देना आप मुझे। मान लो एक मयूर जगह, मेरी ड्राइंग खराब है, मान लो ये मयूर जगह, और यहां पर ये पानी निकलने की ये जो टैप है ये नहीं है, तो क्या पानी बाहर आएगा? नहीं आएगा। मान लो एक आदमी के पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन उसे ज्ञान देना नहीं आता है, तो क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो अपने ज्ञान का यूज करेगा, लेकिन पढ़ाना नहीं आ रहा है उसे, विषय का ज्ञान बहुत है, तो क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण हुआ? नहीं हुआ भाई। यकीन मानो, एक आदमी दूसरे से मान लो 50% कम विषय का ज्ञान रखता हो लेकिन वो पढ़ाने में बहुत अच्छा हो, तो उसके जो बच्चे होंगे वो ज्यादा पढ़ेंगे। तो विषय का ज्ञान मायने रखता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। ये महत्वपूर्ण तो है लेकिन सबसे की बात की गई है और प्राथमिक स्तर की बात की गई है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं छोटे, और उनकी दिक्कत क्या होती है, बच्चे को 4 का पहाड़ा आप गिनवाने समझाने लग जाओ तो बच्चे करते हैं बार बार मिस्टेक्स, और जब छोटे बच्चे बार बार मिस्टेक करेंगे तो टीचर का दिमाग खराब होता है। वो बोलने लगता है कि तेरे बस की नहीं है, बोलता नहीं है तो मन में सोचने लग जाता है कि इसके बस की नहीं है, उन्हें मारने पीटने लग जाता है। तो धैर्य और लगन टीचर के अंदर होनी चाहिए अगर वो प्राथमिक स्तर का टीचर है। इसीलिए जो फीमेल टीचर होती है उनको प्रेफर किया जाता है प्राथमिक स्तर के टीचर के रूप में, क्योंकि वो धैर्य और लगन से पढ़ाती हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट और है कि वो धैर्य और लगन से सिर्फ स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन अगर ट्यूशन की बात करूं तो ये भी रिकॉर्ड है, सर्वे करके देख लो, सर इतने नहीं पीटते ट्यूशन वाले जितनी मैडम पीटती हैं। तो ये फॉर्मूला लागू होता है सिर्फ स्कूल्स में। आई एम सॉरी जितनी भी मैडम है, लेकिन ये सच्चाई है। स्कूलों में आप नहीं पीटती हैं, लेकिन ट्यूशन पर आप खुद बता दो, मैडम से ज्यादा पीटे हुए सर से, स्कूल की बात नहीं, ट्यूशन पे। लेकिन क्या करें, नंबर आपको चाहिए तो धैर्य और लगन लगाना पड़ेगा। और एनसीएफ भी ये बात मानता है कि फीमेल टीचर बेटर है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन पिटाई वही ज्यादा करती हैं आजकल। छोटे बच्चों को आजकल सर कम मारते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी कि अगर किसी टीचर को नॉलेज हो जाती है बच्चे के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो वो नॉलेज होना कि बच्चे कैसे डेवलप करते हैं अगर टीचर को पता है, यानी कि बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान है, तो ये टीचर की कैसे हेल्प करेगा। पहला ऑप्शन है
शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, बच्चों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, क्यों पढ़ना चाहिए ये बच्चे अपने आप समझदार है, सबको पता है क्यों पढ़ना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बकवास ऑप्शन नहीं होगा, आंसर आएगा ए, बच्चों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। क्योंकि दोस्तों बच्चे के जो अलग अलग डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, जैसे कि बच्चा अपनी गति से सीखता है, बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे का भावात्मक विकास पहले होना चाहिए, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस किस तरीके से होना चाहिए, ये सब बातें साइकोलॉजी का ज्ञान टीचर को देता है। कैसे पढ़ाना है इसके लिए पेडागोजी की जरूरत होगी, वो बात अलग है, लेकिन बच्चे को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द चाइल्ड यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को पहचानने के लिए यहां पर आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह क्या इंगित करता है, यानी कि छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करता है टीचर, तो यह बच्चे का शुभ चिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि बच्चे गलती कर करके सीखते हैं, और इसीलिए आपको एक मनोवैज्ञानिक की चीज पढ़ाते हैं, थोरनडाइक। आपको पता है, आप सोच रहे होंगे हमें थोरनडाइक क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि जब छोटे बच्चे गलतियां करें तो आप उन्हें थप्पड़ चट्टू ना लगाएं। ये आपने पहली बार यूट्यूब पर सुना होगा, लेकिन ये रियलिटी होती है भाई। आपको थोरनडाइक इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो आप एक दिन में ही बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये उम्मीद लगाकर ना चलें। प्राथमिक तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, एक चीज को 10 बार पढ़ाना पड़ेगा, 10वीं बार भी नहीं आए तो 11वीं बार पढ़ाना पड़ेगा, और ये आपको सिखाया गया है थोरनडाइक के सिद्धांत से, थोरनडाइक की जो थियरी थी। ठीक है, अब तो इसको मिर्च मसाला लगा के बता दिया जाता है, लेकिन मेन यूज यही है ताकि आपके भेजे में यह बात पड़े कि छोटे बच्चे गलतियां करके सीखेंगे, इसीलिए आपको बच्चों को धमकाना नहीं है, सीखने के मौके देने हैं आपको, सिर्फ इसीलिए सिखाई जाती है ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आएगा, और ये बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको। आगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों होता है ये। देखिए, जो स्कूल होता है वो बच्चे का करता है ओवरऑल डेवलपमेंट, इतना आपको पता है। तो बच्चों के तीनों क्षेत्रों का विकास करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्कूल की होगी। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो तो हो जाता है सिलेबस के द्वारा, जो सिलेबस बच्चों को मिलता है, किताबी चीजें जो बच्चे को करवाते हैं टीचर क्लासरूम के अंदर बैठा के, वो जब चीजें करवाते हैं तो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को तो वो ट्रेन कर देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो रहेगी ना दो चीजों की और दो क्षेत्रों की। तो उनके लिए दोस्तों को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। इसीलिए एक चीज यहां पर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। जो करिकुलम होता है दोस्तों, उसका मेन एम क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। करिकुलम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो सह शैक्षिक पक्ष को मजबूत करना, जिसको बोलते हैं को स्कोलैस्टिक एक्सपेक्ट को मजबूत करना। दूसरा होता है करिकुलम का मेन एम कि बच्चे के शैक्षिक पक्ष को मजबूत करना, यानी कि स्कोलैस्टिक पक्ष को, एस्पेक्ट को मजबूत करना। अब जो टीचर होता है दोस्तों, वो शैक्षिक पक्ष को मजबूत करता है क्लासरूम में, ठीक है। और
जो स्कोलेस्टिक एक्सपेक्ट होता है वो क्लासरूम में करता है और इसके लिए सिलेबस बनाया जाता है। सिलेबस का मतलब होता है किताबी चीजें जो आपको पढ़नी होगी, और उसे पाठ्यक्रम नहीं कहते, उसे पाठ्य वस्तु बोलते हैं। तो जब भी पूछा जाए पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है, ये सब जाने के बाद ही पहुंचा जा सकता था उस पर। तो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में यह फर्क है कि पाठ्यक्रम ओवरऑल डेवलपमेंट करता है बच्चे का, लेकिन पाठ्य वस्तु सिर्फ स्कोलेस्टिक एक्सपेक्ट को ही मजबूत करती है, सिर्फ शैक्षिक पक्ष को ही मजबूत करती है। और जो शैक्षिक पक्ष होता है वो किसको मजबूत करता है? कोग्निटिव डोमेन को। किसको? कोग्निटिव डोमेन को। लेकिन जो बचे हुए दो डोमेन रह गए, साइकोमोटर और इफेक्टिव, उनके लिए सह शैक्षिक पक्ष को मजबूत किया जाता है। और इसके लिए होती है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज। अब जितने क्वेश्चन बनते हैं उनका आपको टूर देता हूं मैं, क्योंकि यहां से गुच्छा बनता है क्वेश्चन का। पहला, करिकुलम का मतलब क्या हुआ? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से यानी कि आपकी पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस और आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज किस में आई? को स्कोलेस्टिक एक्सपेक्ट में, यानी कि सह शैक्षिक पक्ष में। सिलेबस किस में आया? शैक्षिक पक्ष में, स्कोलेस्टिक एक्सपेक्ट में। करिकुलम को इन दो भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि शैक्षिक पक्ष जो होता है वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, जो कि सिलेबस हुआ, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर है। इसलिए करिकुलम के अंदर को स्कोलेस्टिक एक्सपेक्ट को जोड़ा गया, ताकि इसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज कराए जाएं और बच्चे की इफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट भी हो सके। इसीलिए करिकुलम को फॉर्म करते वक्त इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है कि स्कोलेस्टिक यानी कि शैक्षिक पक्ष और को स्कोलेस्टिक यानी कि सह शैक्षिक पक्ष, दोनों का जो है ध्यान रखा जाए। चलिए जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए। अब आप आंसर तक पहुंचे। अब एक चीज मुझे यहां पर बताओ दोस्तों, अगर आप सही तरीके से समझे होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे कि जब आप सिलेबस कब कराते हैं, पढ़ाई किताबी ज्ञान कब दिया जाता है आपको स्कूल में? डेली दिया जाता है। तो क्या सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है? वो दोनों डेवलपमेंट भी करने हैं, तो वो भी डेली ही दिया जाएगा। ये जो पूरी राम कहानी, पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, वो इसीलिए तो समझाया था कि बच्चे के तीनों पक्षों का विकास करना है, डेली करना है। तो बच्चों को जो किताबी ज्ञान दे रहे हो वो भी तो डेली दे रहे हो ना, उससे तो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बच्चे का, लेकिन बाकी के दो डेवलपमेंट कहां गए? उनके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज है तो वो भी डेली होंगी, क्योंकि तीनों पक्ष आपको मजबूत करने हैं। तो आंसर होगा प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्येक विषय होता है उसका सिलेबस होता है, और सिलेबस सिर्फ आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, और दो बाकी के दो रह गए तो वो साथ ही होने चाहिए उनके। ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा। कई बार मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अब मैं आपके सामने होता तो अच्छे तरीके से समझा देता। एक चीज और बता देता हूं कि जिस तरीके से अभी मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये ऐसे ही कोचिंग सेंटर में आप सबको करवाया जाता है। यूट्यूब पर तो दोस्तों अलग अलग तरीकों से करवाते हैं, लेकिन मैं हर एक चीज को अगर करवाता हूं तो खोल कर बिल्कुल एक एक चीज को समझा कर करवाता हूं। दिस इज माई स्टाइल। कई लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, कई लोगों को क्वालिटी समझ में आती है कि हाँ टाइम लेते हैं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चीज की धजियां उखेड़ देते हैं, डीप लेकर जाते हैं रूट्स तक, ताकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो ये नुन्नू मुन्नू क्वेश्चन लगेंगे आपको। समझ रहे हो चीजें? इसलिए मैं आपको चीजें इतनी डीप समझाता हूं, ताकि एक बार समझ के साइड करो कंसेप्ट को, बाकी तो क्वेश्चन ढूंढो आप कि हाँ ये कंसेप्ट समझा था, मैं कैसे जाऊं। अब एक चीज आपको और बताता हूं दोस्तों, जब आप लगातार क्लासेस कई दिनों तक लेंगे, जैसे कि ये हमारा लगातार 8वां सेट है इसमें सीडीपी में, तो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज आपकी इतनी हो जाएंगी, आप बाकी के क्वेश्चंस को इजीली कर ही पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आज की क्लास को आपको लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है आप लोगों को। और दोस्तों, शेयर जो आपने पिछली बार किया वो बहुत ज़्यादा किया, तो नीचे शेयर ज़रूर करना। अब इस क्लास को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ।
आपको अपने नंबर लिखने हैं, 465 कमेंट मुझे अभी चाहिए, अभी। इतनी देर से आप देख रहे थे तो मेरी रिस्पेक्ट, मेरा प्यार कुछ भी मान लो, 1 सेकंड के लिए आप नीचे कमेंट जरूर करें। यहां पर नहीं, इस चैट पे नहीं, आपकी चैट पर ऊपर ये कांटे का निशान आ रहा होगा, उस कांटे पर निशान को बंद करें, फिर स्क्रॉल करें और नीचे जो कमेंट्स लिखे आ रहे हैं वहां पर आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं वो लिखें। ठीक है, यहां पर चैट बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स को यहां से काट दो, फिर लाइक करो और नीचे 30 में कितने नंबर आए वो लिख दो, और बहुत ज्यादा पसंद आई तो शेयर भी कर देना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। नेक्स्ट आपकी लाइफ में मिलता हूं 8:30 पर कल। थैंक यू सो मच, और मजा आया आप लोगों के साथ। टेक केयर, गुड नाइट।